गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमें देखना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, किसके बारे में पढ़ना है, ये सब आज हम जानने वाले हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हमें सबसे पहले जो पार्ट कवर करना होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पोर्शन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पहला पोर्शन। दूसरे पोर्शन की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो दूसरे पोर्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस के बारे में कि कंडक्टेंस डाइल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है, डाइल्यूशन का कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, कौन से कंडक्टेंस होते हैं, कितने टाइप के कंडक्टेंस होते हैं, ये सब देखेंगे। और थर्ड पार्ट के अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज होता है, ये सब हम इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पोर्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल वर्ड के अंदर दो वर्ड्स आ रखे हैं। एक वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रो और एक वर्ड है हमारे पास में केमिकल। इलेक्ट्रो और केमिकल के अंदर हमारे पास में इसका क्या मतलब है ये हम देखेंगे। इलेक्ट्रो का मतलब है हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल का मतलब है केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेकर आएंगे किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर, और केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेकर आएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। तो सबसे पहला काम हम करने वाले हैं यहाँ पर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेकर आएंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और इसके लिए हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल की स्टडी करते हैं जिसे हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का सेल होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास कौन कौन से क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं, कितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है गैल्वेनिक सेल की वो ये होती है कि ये 2 कंपार्टमेंट सेल होता है। कितने कंपार्टमेंट सेल होता है, 2 कंपार्टमेंट सेल होता है। 2 कंपार्टमेंट सेल की अगर हम बात करें तो दूसरे सेल 1 कंपार्टमेंट के भी होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो 1 कंपार्टमेंट सेल है, लेकिन गैल्वेनिक सेल जो होता है कितने कंपार्टमेंट सेल होता है, 2 कंपार्टमेंट सेल होता है। यहाँ 2 अलग अलग टाइप के कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम कनेक्ट कर रखते हैं थ्रू सॉल्ट ब्रिज। दूसरी स्पेसिफिक और स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी, सारी की सारी गैल्वेनिक सेल के अंदर हम कौन से रिएक्शन की स्टडी करने वाले हैं, हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी स्टडी करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन की। अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रेडॉक्स रिएक्शन हमने बहुत सारी जगह पढ़ी होगी। रेडॉक्स रिएक्शन हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है। बेसिकली अगर रेडॉक्स रिएक्शन हम देखें तो रेडॉक्स रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ, रेडॉक्स रिएक्शन हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में 2 टाइप के प्रोसेसेस होंगे। एक होगा हमारे पास में ऑक्सीडेशन और एक होगा हमारे पास में रिडक्शन। अब हमने देखा है छोटी क्लासेस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम किस किस को कहते हैं। अगर छोटी क्लासेस की डेफिनेशन की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को। किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को। और अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन हम किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, लेकिन इस पूरे के पूरे चैप्टर में ना ही हमें ऑक्सीजन के साथ डील करना है और ना ही हमें हाइड्रोजन के साथ डील करना है। फिर हमें किसके साथ डील करना है, हमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में डील करना है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। किसके साथ हम डील करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो हमें अब ये देखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पढ़ते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन के अंदर हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। अगर हमारे किसी भी रिएक्शन के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और किसी के अंदर अगर हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन प्रोसेस। उसे क्या कहेंगे हम, रिडक्शन प्रोसेस। अब हमारे पास एक, मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया, कोई एक न्यूट्रल गैसियस एटम है हमारे पास में, और हमें पता है न्यूट्रल गैसियस एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, 0। अगर यहाँ से किसी भी एटम से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया बाहर तो उस एटम के ऊपर अल्टीमेटली कितना चार्ज आ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1, 2 निकाला तो कितना चार्ज आ जाएगा, +2। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ गया है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर जब इंक्रीज होता है तो ऐसे प्रोसेस को आप कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रिडक्शन की बात करें तो मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया, B न्यूट्रल गैसियस एटम लिया। इस न्यूट्रल गैसियस एटम की जो
ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 0। और इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, B-1। उसे हम क्या कहते हैं, B-1। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर एक -1 चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो पर्टिकुलर एटम के ऊपर -2 चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कहाँ गया है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर में क्या हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो ऐसे प्रोसेस को आप क्या नाम देंगे, रिडक्शन प्रोसेस। और आपको पता है कि रेडॉक्स प्रोसेस क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, आपका साइमल्टेनियसली हो। इसका मतलब गैल्वेनिक सेल के अंदर हम रेडॉक्स प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास में एक जगह हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन, दूसरी जगह हमें क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल बेसिकली हमारे पास में क्या होता है और हमें इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करें तो गैल्वेनिक सेल हमारे पास में क्या होता है, 2 कंपार्टमेंट सेल, कुछ इस तरीके से होता है। और इस कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास में एक एनोड है और एक क्या है हमारे पास में, कैथोड। ये 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर से, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसका कोई सॉल्यूशन ले लिया, यहाँ पर भी हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है इस इलेक्ट्रॉन को जिंक सॉलिड से, और यहाँ हमने सॉल्यूशन लिया है ZnSO4 एक्वस। क्या लिया, ZnSO4 एक्वस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया है हमने कॉपर सॉलिड, और यहाँ पर सॉल्यूशन लिया है हमने कॉपर सल्फेट एक्वस, ठीक है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनोड है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट कंपार्टमेंट, और इसे ही हम कहते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट, और इसको हम कहते हैं कैथोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमें पता है कि एनोड के ऊपर हमेशा कौन सा प्रोसेस होगा हमारे पास में, हमेशा प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है हमारे पास में, लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम एनोड की रिएक्शन की बात करें तो एनोड के ऊपर हमारे पास में हम रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड क्या करेगा, जिंक सॉलिड क्या करेगा हमारे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जिंक सॉलिड कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये 0 से कहाँ जा रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, एनोडिक, एनोडिक कंपार्टमेंट और एनोड, ठीक है। यहाँ हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड था, जो कि सॉलिड पार्ट था, वो वाला सॉलिड पार्ट जाकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो Zn पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यही 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ से मूव होंगे, एनोड से मूव होंगे, और कहाँ जाएंगे, हमारे पास कैथोड के पास जाएंगे। और इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट है, कॉपर +2 प्रेजेंट है और SO4-2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रिडक्शन किसका होगा, तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हो सकता है हमारे पास में, कॉपर +2 का। कॉपर +2 क्या करेगा, अल्टीमेटली ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम कैथोड की रिएक्शन लिखें तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर किस में चला जाएगा, कॉपर सॉलिड के अंदर। और आपको पता है कि कॉपर सॉलिड जो होगा वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला सॉलिड पार्ट क्या हो रहा था, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या होने लगेगा, पतला होने लगेगा, और ये वाला इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मोटा होने लगेगा, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो कॉपर +2 है वो किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास में, कॉपर सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पर नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई हमारे पास, इंक्रीज। तो हमने अब ये ऑब्जर्वेशन निकाल ली कि एनोडिक कंपार्टमेंट में ज्यादा आयंस किसके प्रेजेंट है, पॉजिटिव आयंस, और कैथोडिक कंपार्टमेंट के ऊपर कौन से आयंस प्रेजेंट है, नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। तो इसी के चलते ये वाली जो सेल रिएक्शन है हमारे पास में, ये वाला जो कंपार्टमेंट सेल बनाया हमने, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बैलेंस अभी तक नहीं है। तो इसी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाई, इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा दी, ठीक है। अब इस इन्वर्टेड यू ट्यूब के अंदर मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया AB का, हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आयंस ज्यादा है तो यहाँ पर कौन मूव करेगा हमारे पास में, नेगेटिव आयंस मूव करेंगे। यहाँ पर नेगेटिव आयंस ज्यादा है तो यहाँ पर कौन मूव ऑन करेंगे, हमारे पास पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, बैलेंस। अब हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी, सॉल्ट ब्रिज की ऐसे क्या जरूरत पड़ गई, और इस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने की ऐसे क्या नीड पड़ी हमें, तो ये हम देखेंगे फंक्शन ऑफ
सॉल्ट ब्रिज के अंदर। किसमें देखेंगे? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की मोबाइलिटी क्या होनी चाहिए? सेम। अगर यहाँ पर मोबाइलिटी डिफरेंट होगी तो मोबाइलिटी के डिफरेंट होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी यहाँ पर इस रिएक्शन में मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए? मोबाइलिटी इसकी क्या होनी चाहिए? मोबाइलिटी ऑफ बोथ आयन शुड बी सेम। बोथ आयंस शुड बी सेम। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना हमारे लिए इस रिएक्शन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि हमने मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बैलेंस नहीं हुई, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में क्या होगा? इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर नेगेटिव आयंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और हमने देखा इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है? एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रहा है? +2 आयंस में। अब यहाँ पर इतने +2 आयंस बढ़ गए कि यहाँ पर अब क्या होने लगेगा? इंटर आयनिक रिपल्शन होने लगेगा। पॉजिटिव आयंस में क्या होने लगेगा? रिपल्शन होने लगेगा। और जब पॉजिटिव आयंस में रिपल्शन होने लगेगा तो क्या ये आयन और Zn+2 बनने देगा? तो ऐसे में क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से ये जिंक सॉलिड जो प्रेजेंट है वो Zn+2 में आने क्या रिटार्ड होने लगेगा। Zn जो सॉलिड है वो Zn+2 के अंदर आने नहीं देगा, ये वाले आयंस इसको आने नहीं देंगे। तो इस वजह से हमारे पास में ये वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप। और जब ये रिएक्शन अल्टीमेटली स्टॉप हो गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो ये वाली रिएक्शन फिर अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? स्टॉप। तो ऐसे केस में हमारे लिए सॉल्ट ब्रिज क्या हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें रिएक्शन को क्या करना है? प्रोसीड करवाना है ताकि हमारी रिएक्शन स्टॉप ना हो बीच में। इस वजह से हम क्या यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। और इसका क्या फंक्शन होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना। ठीक है, क्या करता है ये? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा फंक्शन क्या हो गया हमारे पास में? सॉल्ट ब्रिज का तीसरा फंक्शन हो गया, ये क्या करता है? कंप्लीट करता है इंटरनल सर्किट को। कंप्लीट इंटरनल सर्किट। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया? सॉल्ट ब्रिज को हम क्यों यूज करते हैं? टू एलिमिनेट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। टू एलिमिनेट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अभी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है हमारे पास में? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है, मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर तो हमने 2 कंपार्टमेंट सेल यूज किया, लेकिन अगर हमने कोई ऐसा सेल यूज किया जो कि हमारे पास में क्या होगा? 1 कंपार्टमेंट सेल होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में कोई 1 कंपार्टमेंट सेल है और इस कंपार्टमेंट को मैंने सेपरेट करके रखा है थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पर मैंने ले लिया कोई इलेक्ट्रोड, यहाँ पर मैंने ले लिया इलेक्ट्रोड, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ मैंने कोई सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एनोड और कैथोड मैंने डिसाइड किया। जब मैंने एनोड और कैथोड डिसाइड किया तो एनोड के ऊपर हमारे पास में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर हमारे पास में क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जिस भी कंपार्टमेंट के अंदर जिस भी साइड में जो आयन ज्यादा होंगे वो कहाँ मूव करने लगेंगे? लोअर कंसंट्रेशन। इसका मतलब आयन हमेशा कहाँ मूव करेंगे? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस मूव कर रहे हैं तो इस SPM मेम्ब्रेन के अलोंग क्या हो जाएगा? हमारे पास में पॉजिटिव इस तरीके से क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। और जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और इसी को एलिमिनेट करने का काम कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज करता है। अगर हमने यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगा दिया तो दोनों कंपार्टमेंट क्या हो जाएंगे? अलग अलग। जब दोनों लिक्विड कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे तो कोई भी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास में सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास E0 सेल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं कि हमारे पास गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल को याद करने का हमारे पास में तरीका क्या है? हमें सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, लोन। L मीन्स लेफ्ट, O मीन्स ऑक्सीडेशन, A मीन्स एनोड, और N मीन्स नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब गैल्वेनिक सेल के अंदर हमारे पास लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट कौन होगा?
एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा और उस एनोड के ऊपर चार्ज क्या होगा हमारे पास में, नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरीके से हम एनोड को याद रखेंगे और इसका सेम अपोजिट काम किसमें हो जाएगा हमारे पास में, कैथोड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, बात करते हैं हम कुछ इनॉट सेल की। बेसिकली इनॉट सेल की अगर हम बात करें तो इनॉट सेल को हम किस में यूज करते हैं, ये हमें बताता है कि क्या हमारा सेल कंस्ट्रक्ट होगा या फिर नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल के बारे में हमें कौन बताता है, इनॉट सेल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल में हमारे पास में इनॉट कैसा होना चाहिए कि सेल फॉर्म हो, तो इनॉट की वैल्यू हमेशा हमारे पास में कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर इनॉट की वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा सेल कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब सेल फॉर्म होगा, सेल फॉर्म होगा। अगर हमारे पास में इनॉट सेल की वैल्यू, मान लीजिए इनॉट सेल की वैल्यू हमारे पास आ जाती है नेगेटिव, अगर हमारे पास इनॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब हमारे पास सेल कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा सेल कभी भी बनेगा नहीं, क्या नहीं होगा, ऐसा सेल कभी भी नहीं बनेगा, डू नॉट फॉर्म। ठीक है, अगर ऐसे सेल को बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सेल के साथ, ऐसे सेल के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप एनोड को उठाकर रख दीजिए कैथोड के पास और कैथोड को उठाकर रख दीजिए एनोड के पास। मतलब आप सेल को कर दीजिए उल्टा, अगर आपने सेल उल्टा कर दिया तो यहाँ पर इनॉट भी क्या हो जाएगा, उल्टा, और इनॉट हो जाएगा पॉजिटिव, और ऐसा सेल क्या करने लगेगा, फिर हमारे पास काम करने लगेगा और ऐसी सेल की फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास में होगी। ठीक है, अब इनॉट सेल की अगर हम बात करें तो इनॉट सेल को निकालने के भी हमारे पास में 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 तरीके हैं, तीनों ही तरीके से आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो हमारे पास में सबसे पहले बात कर लेते हैं इनॉट सेल। बेसिकली हमारे पास 2 तरीके से होते हैं, एक होता है इनॉट ओपी, एक होता है हमारे पास इनॉट आरपी। ठीक है, इनॉट ओपी क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ इनॉट सेल ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब मान लीजिए मैंने कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली, ए से A+2 गए और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मान लीजिए इसी रिएक्शन का मैंने इनॉट सेल लिख दिया x वोल्टेज, तो इस इनॉट को आप किसका नाम दोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनॉट ओपी। ठीक है, अगर इसी में ही आपने देखा इनॉट आरपी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B+2 मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ जाता है, B के अंदर जाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास में, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे वाले पोटेंशियल को आप क्या कहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर इनॉट सेल ले दिया मैंने y वोल्टेज, तो यहाँ पर आपके पास में ऐसे इनॉट को क्या कहेंगे आप, इनॉट आरपी। इसका मतलब इनॉट आरपी मतलब इनॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर हमें किसी भी सेल का फुल सेल रिएक्शन का इनॉट निकाल कर लेकर आना है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, इनॉट सेल इज इक्वल्स टू, एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इनॉट एनोड प्लस इनॉट कैथोड। बस इसमें ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के अंदर आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इनॉट एनोड के अंदर आपको वैल्यू, और जब भी आपके पास में बीच में साइन आएगा पॉजिटिव का, तब आपको इस एनोड की जगह पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट करना है और कैथोड की जगह पर क्या पुट करोगे आप, रिडक्शन पोटेंशियल। इसी की जगह आपके पास एनसीईआरटी के अंदर एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, इनॉट सेल इज इक्वल्स टू इनॉट एनोड माइनस इनॉट कैथोड। इसके अंदर आपको कैसी वैल्यू पुट करनी है, जब भी आपके पास बीच में माइनस का साइन आएगा तो एनोड के सेल का जो अपने पास में फॉर्मूला है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एनोड से स्टार्ट हो रहा है। और एनोड पे हमेशा कैसा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो यहाँ क्या लेते हो आप, ओपी लेते हो। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज आपको कैसी रखनी है, इनॉट ओपी की कन्वर्ट कर कर रखनी है। इसी की जगह एक लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास में, इनॉट सेल इज इक्वल्स टू इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कैथोड से। कैथोड पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, आरपी। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज आपको क्या लेनी है, आरपी की लेनी है। ठीक है, तीनों ही फॉर्मूले से किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए अगर आप इनॉट सेल निकाल कर लेकर आते हैं तो तीनों ही सेल के लिए आपके पास में क्या आएगी, इनॉट की वैल्यू सेम आएगी। चाहे आप इस फॉर्मूले से निकाले, चाहे इससे निकाले, चाहे आप इस वाले फॉर्मूले से निकाले, आपके पास आंसर हमेशा क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।